लगे। ऊंटों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी और जमीन हिल रही थी। ऊंटों की तादाद 10 से ज्यादा मालूम होती थी। उन पर एक एक सवार था। वो मुहाफिजों वगैरह को दहशतज़दा करने के लिए उनके इर्द गिर्द ऊंटों को दौड़ा रहे थे। 3-4 चक्कर पूरे करके एक ने ललकारा, लड़कियां हमारे हवाले कर दो, तुमसे कुछ और लिए बगैर हम चले जाएंगे। उसके जवाब में हदीद ने लेटे लेटे पहला तीर चलाया। जिसे तीर लगा उसकी बड़ी जोर की आवाज सुनाई दी। दूसरे मुहाफिजों ने भी लेटे लेटे एक एक तीर चलाया। 2 ऊंट बिलबिला कर बोले और बेकाबू हो गए। हदीद ने लड़कियों से कहा, भागना नहीं, हमारे साथ रहना। शुतर सवारों में से किसी ने कहा, टूट पड़ो, किसी को जिंदा न छोड़ो, लड़कियों को उठा लो। सहरा की रात इतनी शफाफ होती है कि चांदनी न हो तो भी कुछ दूर तक नजर आ जाता है। शुतर सवार ऊंटों से कूद आए। फिर तलवारें और बर्छियां टकराने का और दोनों फरीकों की ललकार का शोर रात का जिगर चाक करने लगा। किसी को एक दूसरे का होश न रहा। हदीद और मुहाफिज ने लड़कियों को इस तरह अपने दरमियान कर लिया था कि मुहाफिजों की पीठें लड़कियों की तरफ थीं। लड़कियों ने कई बार कहा कि हमें भी कुछ दो। हदीद ने कहा, मेरी तलवार निकाल लो। वो खुद बर्छी से लड़ रहा था। एक लड़की ने उसकी न्याम से तलवार निकाल ली और दोनों मुहाफिजों के दरमियान से निकल गई। हदीद ने उसे कहा, हमसे जुदा न होना लड़की। डाकुओं का ज्यादा हल्ला लड़कियों पर था। आलिम की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। ये मार्का बहुत देर लड़ा जाता रहा। आदमी बिखरते चले गए। मुहाफिज एक दूसरे को पुकारते रहे, फिर उनकी पुकार खत्म हो गई। मार्के का शोर भी कम होता गया। हदीद ने अपने साथियों को पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वो उसे पुकार रही थी। उसके साथ ही एक घोड़े के सरपट दौड़ने की आवाज सुनाई दी। हदीद समझ गया कि कोई डाकू एक लड़की को ऊंट की बजाय किसी मुहाफिज के घोड़े पर डालकर ले गया है। वो दौड़कर एक घोड़े तक पहुंचा। जीन कसी हुई थी। वो घोड़े पर सवार हुआ और भागने वाले घोड़े के टापों की आवाज पर ताकुब में गया। दूसरी लड़की के मुताल्लिक उसे मालूम नहीं था कि कहाँ है। उसने घोड़े को एड़ लगाई। सहरा में कोई रुकावट, कोई नदी नाला नहीं था। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अगला घोड़ा भी अच्छी नस्ल का था। फर्क ये कि उस घोड़े पर 2 सवार थे। कोई 1 मील बाद हदीद को अगले घोड़े का साया नजर आने लगा। उसने ताकुब जारी रखा। फासला कम हो रहा था। हदीद ने महसूस किया कि उसके पीछे भी एक घोड़ा आ रहा है, जिसका सवार मुहाफिज भी हो सकता था, डाकू भी। उसने घूम कर देखा। पिछला घोड़ा करीब आ गया था। हदीद ने पुकारा, कौन है? उसे जवाब न मिला। उसने ताकुब जारी रखा और घोड़े को और ज्यादा तेज करने की कोशिश करने लगा। अगला घोड़ा सीधा जा रहा था। उसकी बाग शायद लड़की के हाथ में आ गई थी, क्योंकि हदीद देख रहा था कि वो घोड़ा दाएं बाएं हो रहा है और उसकी रफ्तार भी घटती जा रही है। वो उस तक पहुंच गया। उसके पास बर्छी थी। उसने अगले सवार के पहलू पर जाकर बर्छी का वार किया, लेकिन वो घोड़ा एक तरफ हो गया। सवार तो बच गया, बर्छी घोड़े को लगी। हदीद ने घोड़ा रोका और घुमाया। दूसरा सवार भी घोड़े को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की जो उसके आगे बैठी थी बागें इधर उधर करके घोड़े का रुख सही नहीं होने देती थी। हदीद ने लड़की को पुकारा तो लड़की और ज्यादा दलेर हो गई। सवार लड़की को साथ लिए घोड़े से कूद गया और उसने अपने घोड़े को ढाल बना लिया। हदीद अपने घोड़े को घुमा घुमा कर लाता, मगर जिधर से भी वार करने आता, डाकू लड़की को साथ लिए अपने घोड़े की ओट में हो जाता। आखिर हदीद घोड़े से उतर आया। इतने में दूसरा सवार भी आ गया। वो मुहाफिज नहीं, डाकू था। वो भी घोड़े से उतर आया। हदीद ने उन्हें ललकारा, लड़की को नहीं ले जा सकोगे। एक डाकू ने लड़की को दबोचे रखा और दूसरा हदीद से लड़ने लगा। लड़की के पास अब तलवार नहीं थी। दूसरे डाकू ने लड़की को छोड़ दिया और वो हदीद पर टूट पड़ा। हदीद ने लड़की को पुकार कर कहा, तुम घोड़े पर बैठो और शोबक की तरफ निकल जाओ। मैं इन दोनों को तुम्हारे पीछे नहीं आने दूंगा। मगर लड़की वहीं खड़ी रही। हदीद ने दोनों का खूब मुकाबला किया। डाकुओं ने उसे बार बार कहा, एक लड़की के लिए अपनी जान मत गवाओ। हदीद ने हर बार यही जवाब दिया, पहले मेरी जान लो, फिर लड़की को ले जाना। उसने कई बार लड़की से कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, भागो यहाँ से। आखिर लड़की ने कहा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हदीद जख्मी होने लगा। उसने एक बार फिर लड़की से कहा, मैं जख्मी हो गया हूँ, मेरे मरने से पहले तुम निकल जाओ। एक डाकू लड़की की तरफ घूमा। हदीद को मौका मिला। उसने बर्छी उसके पहलू में उतार दी, लेकिन उस वक्त दूसरे डाकू की तलवार उसके कंधे पर लगी। लड़की ने एक डाकू को गिरते देख लिया। उसने दौड़कर उसकी तलवार ले ली और पीछे से आकर दूसरे डाकू की पीठ में बर्छी की तरह उतार दी। वो संभलने लगा तो आगे से हदीद की बर्छी उसके सीने में उतर गई। वो डाकू भी खत्म हो गया, मगर उसके साथ ही हदीद भी खड़ा रहने के काबिल न रहा। लड़की ने उसे सहारा दिया तो उसने कहा, तुम ठीक हो ना, मुझे छोड़ दो, घोड़े पर बैठो और फौरन शोबक को रवाना हो जाओ। अल्लाह तुम्हें खैरियत से पहुंचा देगा। शोबक दूर नहीं, अपने साथियों की तरफ न जाना, वहां शायद कोई जिंदा न हो। लड़की ने उससे पूछा, जख्म कहाँ कहाँ है? हदीद ने कहा, मुझे मरने दो लड़की, तुम निकल जाओ, खुदा के लिए मेरा फर्ज तुम खुद ही पूरा करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और कज़ाक इधर आ निकले। लड़की की गलत फहमी और शुकूक रफा हो चुके थे। वो समझ गई थी कि इस शख्स ने इसकी खातिर जान खतरे में डाली है। उसने उसे अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दौड़ कर गई, घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई पानी की छागल खोली और हदीद के मुंह के साथ लगा दी।
اسے پانی پلا کر چھاگل گھوڑے کے ساتھ باندھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ اس کے زخم کہاں ہیں۔ حدید نے اسے زخم بتائے تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کچھ ٹکڑے حدید کے لباس سے پھاڑے، انہیں پانی میں بھگو کر اس نے حدید کے زخموں پر باندھ دیا۔ اسے اس کام کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے حدید کو سہارا دے کر اٹھایا اور گھوڑے تک لے گئی، بڑی مشکل سے اسے گھوڑے پر بٹھایا، خود دوسرے گھوڑے پر بیٹھنے لگی تو حدید نے کہا میں اکیلا گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکوں گا، وہاں 3 گھوڑے ہیں۔ لڑکی نے یہ دانش مندی کی کہ گھوڑے ضائع کرنے مناسب نہ سمجھے۔ 2 گھوڑوں کی باگیں ایک گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھ دی اور خود حدید کے پیچھے سوار ہو گئی۔ اس نے حدید کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور اس کا سر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ شوبک کی سمت بتا سکتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ حدید نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دیکھے اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا اس رخ کو چلو۔ پھر اس نے کہا میں شاید زندہ نہ رہ سکوں، خون نکل رہا ہے، جہاں کہیں میری جان نکل جائے مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر تمہیں میری نیت پر کوئی شبہ تھا تو وہ دل سے نکال کر مجھے بخش دینا، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، خدا تمہیں زندہ و سلامت اپنے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ گھوڑا چلا جا رہا تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو حدید نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا اور اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خون رک گیا تھا، لیکن زیادہ تر خون بہہ جانے سے اس کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ لڑکی نے اسے چھوٹے سے نخلستان میں اتارا، اسے پانی پلایا، گھوڑوں کے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں بندھی ہوئی تھیں، وہ حدید کو کھلائیں۔ اس سے اس کا دماغ صاف ہونے لگا۔ اسے پہلا خیال یہ آیا کہ پہلے وہ اس لڑکی کا محافظ تھا، اب اس کا قیدی ہے۔ لڑکی نے اسے لٹا دیا۔ وہ رات بھر گھوڑے پر سوار رہے تھے۔ کچھ دیر کے آرام سے حدید کا جسم ٹھکانے آ گیا۔ اس نے لڑکی سے کہا شوبک دور نہیں، شاید 1 دن کی مسافت ہے، تم ایک گھوڑا لو اور اسے بھگاتی لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گی، میں واپس چلا جاؤں گا۔ لڑکی نے کہا تم زندہ واپس نہیں پہنچ سکو گے، اگر یہیں سے واپس جانا ہے تو مجھے ساتھ لے چلو، تم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ حدید نے کہا میں مرد ہوں، میرا دل نہیں مان رہا کہ ایک لڑکی میری حفاظت کرے، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، میں ان معمولی سی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو گھروں میں پڑی رہتی ہیں۔ لڑکی نے کہا اور جو مرد کی حفاظت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی، مجھے ایک فوجی مرد سمجھو، فرق صرف یہ ہے کہ میرا ہتھیار میری خوبصورتی، میری جوانی اور میری چرب زبانی ہے، میں تمہاری طرح سختیاں برداشت کر سکتی ہوں، میں شوبک تک پیدل پہنچ سکتی ہوں۔ حدید نے کہا میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، ڈاکو ہم دونوں کو کتنا قریب لے آئے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تم میرے ملک کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کر رہی ہو اور ایک دن میں تمہارے ملک پر حملہ کرنے آؤں گا۔ لڑکی نے کہا لیکن اس وقت میری دوستی قبول کر لو، دشمنی کی باتیں اس وقت سوچیں گے جب تم تندرست ہو کر اپنے ملک میں چلے جاؤ گے۔ اس نے حدید کی گردن کے نیچے بازو ڈال کر اسے اٹھایا۔ حدید اب اٹھ سکتا تھا، وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا گھوڑے تک پہنچ گیا۔ لڑکی نے اس کا پاؤں اٹھا کر رکاب میں رکھا اور اسے سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کر دیا۔ لڑکی بھی اسی گھوڑے پر سوار ہونے لگی تو حدید نے ہاتھ آگے کر کے اسے روک دیا اور کہا تم اب دوسرے گھوڑے پر بیٹھو، میں اکیلا سواری کر سکوں گا، اس کے باوجود میں اسی گھوڑے پر بیٹھوں گی۔ لڑکی نے کہا تمہیں اپنے ساتھ لگائے رکھوں گی۔ حدید کی ضد کے باوجود لڑکی اس کے پیچھے سوار ہو گئی اور جب ایک بازو اس کے سینے پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگانے لگی تو حدید نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا مجھے ذرا اپنے سہارے بیٹھنے دو۔ لڑکی نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ اس نے حدید سے پوچھا میں جانتی ہوں تم مجھے بدکار سمجھ کر مجھ سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہو۔ حدید نے کہا نہیں، میں تمہیں صرف لڑکی سمجھ کر دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر تمہیں اپنے قریب کرنے کی خواہش ہوتی تو 2 راتیں تم بے بسی کی حالت میں میری قید میں ہو، میں تمہیں اپنی لونڈی بنا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے اوپر شیطان کا غلبہ نہیں ہونے دیا۔ اب تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں، میرے اندر گناہ کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ لڑکی نے اس سے پوچھا تم پتھر تو نہیں ہو؟ مجھے تو جس مرد نے دیکھا ہے بھوکی نظروں سے دیکھا ہے، میں نے صرف اتنی سی قیمت دے کر تمہاری قوم کے 2 مومنوں کے ایمان خرید لیے تھے۔ حدید نے پوچھا کتنی قیمت؟ صرف اتنی سی کہ انہیں پاس بٹھایا اور سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ حدید نے کہا ان کے پاس ایمان تھا ہی نہیں۔ لڑکی نے کہا جو کچھ بھی تھا وہ میں نے ان سے لے لیا تھا، اس کی جگہ ان کے دلوں میں اپنی قوم کے خلاف غداری ڈال دی تھی۔ حدید نے پوچھا وہ کون ہے؟ لڑکی نے جواب دیا ابھی نہیں بتاؤں گی، جس طرح تم اپنے فرض کے پکے ہو اسی طرح مجھے بھی اپنا فرض عزیز ہے۔ حدید خاموش ہو گیا، وہ لڑکی کے جسم کی حرارت اور ہلکی ہلکی بو محسوس کر رہا تھا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے ریشمی سے بال ہوا سے لہرا کر اس کے گالوں پر پڑ رہے تھے اور گالوں کو سہلا رہے تھے۔ اسے اونگ آ گئی، گھوڑا چلتا رہا، بہت دور جا کر حدید کی آنکھ کھلی تو سورج سر پر آ چکا تھا۔ اس نے کہا گھوڑے کو ایڑ لگاؤ، مجھے امید ہے کہ ہم سورج غروب ہونے کے بعد شوبک پہنچ جائیں گے۔ لڑکی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور صحرا تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ شوبک کے قلعے کے اس کمرے میں جہاں صلیبی حاکموں اور کمانڈروں کے اجلاس ہوا کرتے تھے وہاں حاکم اور کمانڈر بیٹھے تھے، ان میں عالم جاسوس بھی بیٹھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں یہ نہیں بتا سکتا کہ دونوں لڑکیوں کا کیا حشر ہوا ہے یا ہو رہا ہے، میں نے انہیں بچانے بلکہ انہیں دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی کیونکہ ان سے زیادہ قیمتی یہ راز ہے جو مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔
जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि डाकुओं ने हमला किया तो मैं मौका देखकर एक तरफ हो गया और एक घोड़े तक पहुंच गया। एक तो मेरी रिहाई एक मौजज़ा है, दूसरा मौजज़ा ये हुआ कि मैं इतने खूंरेज मार्के में से साफ बचकर निकल आया। कोई भी मेरे पीछे नहीं आया। मेरा ख्याल है कि वो डाकू नहीं थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भेजे हुए आदमी थे। मैं ये नहीं बता सकता कि उसने हम तीनों को खुद सजाए मौत क्यों न दी और लड़कियों को खराब करने का ये तरीका क्यों इख्तियार किया। ये एक ढोंग था। लड़कियां अब उन लोगों के कब्जे में होंगी और जालिमाना अजियतें बर्दाश्त कर रही होंगी। उन्हें छुड़ाने का हम कोई तरीका नहीं सोच सकते। एक सलीबी हाकिम ने कहा, ये कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। हमारे पास लड़कियों की कमी नहीं, हमारा ये तरीका कामयाब है। इसे जारी रखने के लिए और लड़कियां तैयार करो। सब आ गए हैं, अब वो राज बताओ जो तुम अपने साथ लाए हो। आलिम जासूस उन्हें सुना चुका था कि वो काहिरा की एक मस्जिद से किस तरह गिरफ्तार हुआ था, कैद खाने में उसके साथ और लड़कियों के साथ क्या सलूक हुआ और सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें किस तरह खिलाफ तवक्को रिहा किया। उसने ये भी सुनाया कि ये राज सुल्तान अय्यूबी ने उसे किस तरह दिया है। उसने तारीख बताकर कहा, सुल्तान अय्यूबी उस रोज अपनी फौज को कूच करवाएगा, वो करक पर हमला करेगा। नायब सालार कह रहे थे कि शोबक को पहले लेना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा मजबूत कला है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी शोबक पर अपनी ताकत जाया नहीं करना चाहता। वो करक को कमजोर समझकर पहले उसे लेना चाहता है। वहां वो अपनी फौज और रसद वगैरह का अड्डा बनाएगा। रसद जमा करके वो कुमक बुलाएगा और फौज को काफी आराम देकर शोबक पर हमला करेगा। उसने ये खास तौर पर कहा था कि वो हमें बेखबरी में लेना चाहता है। इसकी वजह उसने ये बताई कि उसकी फौज कम है और हमारी फौज ज्यादा भी है और हमारे पास घोड़े भी बेहतर हैं और हमारे पास खुद और जिरा बख्तर हैं। उसने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर सलीबी फौज ने उसे रास्ते में रोक लिया तो उसे शिकस्त के सिवा कुछ हासिल न होगा। वो खुले मैदान में लड़ने से डरता है। आलिम जासूस ने वो तमाम बातें बताई जो उसने सुल्तान अय्यूबी की जबान से सुनी थी। इतने कीमती और अहम राज की तफसील सुनकर लड़कियों को सब भूल गए और इस मसले पर तबादला ख्याल करने लगे। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सुल्तान अय्यूबी गैर मामूली तौर पर दानिशमंद जंगजू है। उसने करक पर हमले का जो प्लान बनाया है उसमें उसकी जंगी फहम और फरासत का पता मिलता है। रास्ते में न लड़ने का फैसला भी उसकी दानाई की दलील है। वो रास्ते में ताकत जाया नहीं करना चाहता। ये खुदाए यसु मसीह का खास करम है कि उसके प्लान का इल्म हो गया है, वरना वो करक को लेकर शोबक जैसे मजबूत दिफा के लिए खतरा बन सकता था। उन्होंने उसी वक्त सुल्तान अय्यूबी के प्लान के मुताबिक अपनी फौजों की नकलो हरकत और दिफा का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान में ये इक़दामात तय पाए, सलीबी अफवाज की मुत्तहिदा मरकजी कमान शोबक में ही रहेगी, रसदगाहें भी वहीं रखी जाएंगी, जंग को शोबक ही से कंट्रोल किया जाएगा, करक की कलाबंदी को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, कुछ और फौज करक मुंतकिल कर दी जाएगी, अय्यूबी को करक से दूर उसकी अपनी सरहद के अंदर किसी दुश्वार गुजार इलाके में रोका जाएगा। इस मकसद के लिए ज्यादा से ज्यादा फौज भेजी जाएगी। इस फौज में घुड़सवार और शुतर सवार ज्यादा होंगे। कोशिश की जाएगी कि अय्यूबी की फौज को घेरे में ले लिया जाए, पानी के चश्मों पर पहले से कब्जा कर लिया जाए। इन इक़दामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद के अहकामात नाफिज कर दिए गए। हर कोई खुश था। ये पहला मौका था कि सुल्तान अय्यूबी का कोई राज कबल इस वक्त मालूम हो गया था, वरना उसने सलीबियों को हमेशा आड़े हाथों लिया था। इस पर हैरत का भी इजहार किया गया कि सुल्तान अय्यूबी जैसे आदमी से ये लग़्ज़िश सरजद हुई कि इन जासूसों को दूसरे कमरे में बिठाकर, जिन्हें वो रिहा करने का फैसला कर चुका था, ऐसी नाजुक बातें बुलंद आवाज से की जो उसे शिकस्त फाश से दो चार कर सकती थी। उन्होंने एक एहतमाम ये भी किया कि फ्रांस की फौज जो वहां से बहुत दूर थी, ये पैगाम भेज दिया कि फलां दिन से पहले ऐसे मकाम पर पहुंच जाए जहां नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कुमक को रोका जा सके। इतने में एक सलीबी अफसर अंदर आया और इंटेलिजेंस के सरबराह के कान में कुछ कहा। उस सरबराह ने सबको बताया कि इन दो में से एक लड़की जो डाकुओं के घेरे में आ गई थी अभी अभी आई है। इत्तला मिली है कि उसके साथ एक जख्मी मुसलमान मुहाफिज है। आलिम जासूस सबसे पहले कमरे से निकल गया। उसके पीछे दूसरे लोग भी बाहर चले गए। हदीद को लड़की ने बरामदे में लिटा दिया था और खुद उसके पास बैठी थी। घोड़े की इतनी लंबी सवारी और तेज रफ्तारी ने हदीद के जख्म खोल दिए थे। उसका खून जो सुबह बंद हो गया था फिर बहने लगा और उस पर गशी तारी होती जा रही थी। सलीबी कमांडरों ने हदीद की तरफ कोई तवज्जो न दी क्योंकि उन्हें बताया गया था कि डाकुओं का हमला एक ढोंग था। उन्होंने लड़की को हाथों हाथ लिया और अंदर चलने को कहा। वो बड़ी कीमती लड़की थी, लेकिन उसने उस वक्त तक अंदर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया जब तक हदीद की मरहम पट्टी नहीं हो जाती। इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन नाम का जर्मन था। उसने लड़की को परे ले जाकर कहा कि सांप के बच्चे की तुम मरहम पट्टी कराना चाहती हो, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच कर आ गई हो, वरना ये दरिंदे तुम्हें इन वहशियों के हवाले करना चाहते थे जो डाकू बनकर आए थे। लड़की ने झुंझला कर कहा, ये झूठ है। पहले हमें भी यही शक था, लेकिन इस शख्स ने मेरे सारे शुकूक रफा कर दिए हैं। उसने 2 डाकुओं को हलाक करके मुझे बचाया है। उसने हरमन को सारा वाकया सुना दिया और ये भी बताया कि ये शख्स उसे बार बार कहता था कि मुझे यहीं मरने दो और तुम चली जाओ।
सलीबियों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी गहरी उतरी हुई थी कि इतने ज्यादा अफसरों में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि इस जख्मी की मरहम पट्टी करो। आलिम जासूस तक ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। लड़की उनके साथ अंदर नहीं जा रही थी। आखिर किसी ने कहा कि जख्मी को कमरे में ले चलो और फौरन मरहम पट्टी करो। उसे उठवा कर ले गए और लड़की अपने अफसरों के साथ चली गई। उसे कहा गया कि वो बयान करे कि किस तरह जिंदा बची है। उसने पूरी तफसील से सुना दिया। इस दौरान उसके लिए वहीं खाना और शराब आ गई। उसने कहा, अगर जख्मी को खाना खिलाया जा चुका है तो मैं खाऊंगी, मैं जरा उसे देखाऊं। वो जाने के लिए उठी। ठहरो लुजीना, हरमन ने उसे बड़े रोब से कहा, तुम दूसरी बार सलीब की फौज के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही हो। पहले तुम्हें अंदर चलने को कहा गया तो तुमने ये कहकर इनकार कर दिया कि पहले जख्मी को उठाओ। अब तुम बिला इजाजत और बदतमीजी से बाहर जा रही हो। ये सब सलीबी फौज के अहकाम हैं और यहाँ 2 सलीबी हुक्मरान बैठे हैं। जानती हो इस हुक्म उदूली और बदतमीजी की क्या सजा है? 10 साल सजाए कैद। और जब तुम ये हुक्म उदूली दुश्मन के एक मामूली से ओहदेदार की खातिर कर रही हो तो तुम्हें सजाए मौत भी दी जा सकती है। क्या सलीबी हुक्मरान और कमांडर इस इंसान को इसका सिला नहीं देंगे कि इसने इनकी एक तजुर्बेकार जासूसा की जान अपनी जान खतरे में डालकर बचाई है? लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ वो मेरे दुश्मन की फौज का ओहदेदार है, लेकिन मैं इसे दुश्मन उस वक्त कहूंगी जब वो अपनी फौज में वापस चला जाएगा। दुश्मन हर हाल में और हर जगह दुश्मन है। एक सलीबी कमांडर ने चिल्लाकर कहा, फलस्तीन में हमने कितने मुसलमानों को जिंदा रहने दिया है। इनकी नस्ल हम क्यों खत्म कर रहे हैं? इसलिए कि वो हमारे दुश्मन हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमारे मजहब के दुश्मन हैं। दुनिया पर सिर्फ सलीब की हुक्मरानी होगी। एक जख्मी मुसलमान हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। बैठ जाओ। लड़की बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह से शोबक में एक नई सरगर्मी शुरू हो गई। ये फौजी नौयत की सरगर्मी थी। शोबक शहर के लोग इस सरगर्मी से बेनियाज अपने कामकाज में मसरूफ होते जा रहे थे। कले से फौजें निकल रही थीं। सामान भी इधर उधर किया जा रहा था। बाहर से आने वाली फौज की आरजी खैमागाह के लिए जगह खाली की जा रही थी। रसद इकट्ठी करने के लिए ऊंटों की कतारें आ रही थीं। फौजी हेडक्वार्टर में भी भाग दौड़ थी। ये सारी तैयारी सलाहुद्दीन अय्यूबी का हमला रोकने के लिए की जा रही थी और इन अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया था जो गुज़श्ता रात के प्लान के मुताबिक दिए गए थे। हर एक अफसर इस अफरा तफरी में मसरूफ था। चंद एक बड़े अफसर करक रवाना हो गए थे। सिर्फ एक लड़की थी जो इस सरगर्मी और भाग दौड़ से लाताल्लुक थी। ये वही लड़की थी जो जख्मी हदीद को लाई थी। उसके अफसर हरमन ने उसे लुजीना के नाम से पुकारा था। रात उसे कॉन्फ्रेंस के कमरे से आधी रात के बाद फरागत मिली थी। वो जासूसी के खुसूसी शोबे से ताल्लुक रखती थी, इसलिए कॉन्फ्रेंस में उसकी जरूरत थी। उससे काहिरा के इन अफराद के मुताल्लिक रिपोर्टें लेनी थी जिनके पास वो जाती रही थी। आधी रात के बाद नींद और घुड़सवारी की थकन ने उसे निढाल कर दिया था। कॉन्फ्रेंस के बाद एक अफसर ने उसे कहा था, उसे डॉक्टर के हवाले कर दिया गया है। तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी ड्यूटी ऐसी है जिसमें ऐसे जज्बात कामयाब नहीं होने दिया करते। और उसके अपने शोबे के बड़े अफसर हरमन ने उसे कहा था, अगर आज रात मैं न होता तो कोनार्ड और गे ऑफ लोजिनान जैसे बादशाह जो किसी को बख्शा नहीं करते तुम्हें कैद में डाल देते। तुम्हारे मुहाफिज का इंतजाम कर दिया गया है और तुम्हारे लिए यह हुक्म है कि तुम उससे नहीं मिलोगी। लुजीना ने हैरत और मायूसी से कहा, क्यों? क्या मैं उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकूंगी? हरमन ने कहा, नहीं, क्योंकि वो दुश्मन का फौजी है। तुम अपना शोबा जानती हो क्या है। हम तुम्हें उससे मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। ये तो तुम्हारे फन और फर्ज का तकाजा है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि उसके साथ तुम्हारी जज्बाती वाबस्तगी हो गई है। तुम्हें दुश्मन के साथ ऐसी वाबस्तगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप मुझे सिर्फ इतना सा यकीन दिला दें कि उसकी मरहम पट्टी हो गई है। लुजीना ने कहा, और उसे सही और सलामत वापस भेज दिया जाएगा। हरमन ने झुंझला कर कहा, लुजीना, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। और सुनो, तुम बड़ी मुश्किल और खतरनाक मिशन से वापस आई हो और तुम्हारा सफर ज्यादा खतरनाक था। तुम्हें आराम के लिए 10 दिन छुट्टी दी जाती है। मुकम्मल आराम करो। ये बातें रात को हुई थीं। वो अपने कमरे में चली गई थी। जासूस लड़कियों की रिहाइश हाई कमान के हेडक्वार्टर से बहुत दूर थी। उस जैसी आला दर्जे की जासूस लड़कियां निहायत अच्छे कमरों में रहती थीं, जहां उन्हें शहजादियों जैसी सहूलतें और अय्याशी मुयस्सर थी। उनकी ड्यूटी ऐसी थी कि उन्हें मुसलमान मुल्कों में भेजा जाता था, जहां पकड़े जाने की सूरत में उन्हें हर किस्म की अजियत और जिल्लत में डाला जा सकता था। मौत या सजाए मौत तो यकीनी थी। ऐसी ड्यूटी का तकाजा था कि इन लड़कियों को दुनिया की हर आसाइश मुहैया की जाए। लुजीना कमरे में जाते ही सो गई थी। दूसरे दिन उसका जिस्म टूट रहा था। वो उठना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उठी और नाश्ता करके बाहर निकली। उसके साथ वाले कमरों की लड़कियां आ गईं। वो उससे काहिरा की बातें सुनना चाहती थीं। उसने बहुत ही मुख्तसर सी बात सुनाकर उन्हें टाल दिया और अस्पताल की तरफ चल पड़ी। वो थोड़ी दूर ही गई थी कि उसकी एक साथी लड़की जो उसकी हमराज सहेली भी थी, पीछे से जा मिली और पूछा, लूजी, तुम कहाँ जा रही हो और तुम परेशान हो? ये थकन का असर है या कोई खास वाकया हो गया है? तुम्हें छुट्टी नहीं मिली? उसने जवाब दिया, छुट्टी मिल गई है। एक खास वाकया हो गया है जिसने मुझे परेशान कर दिया है।
وہ سہیلی کو ساتھ لیے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی اور اسے تمام واقعہ سنا دیا۔ اسے اپنے افسروں نے جو دھمکیاں دی تھیں وہ بھی سنائیں اور اس نے کہا، میں حدید سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اس کی مرہم پٹی نہیں ہوئی اور اسے شہر سے نکال دیا گیا ہے یا اسے مرنے کے لیے کسی کوٹڑی میں بند کر دیا گیا ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ تمہیں اس سے ملنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ سہیلی نے اسے مشورہ دیا، یہ خطرہ مول نہ لو، تم اگر پکڑی گئی تو جانتی ہو کیا سزا ہے۔ اس شخص کے لیے میں سزائے موت بھی قبول کر لوں گی۔ لوزینا نے کہا، میں تمہیں سنا چکی ہوں کہ اس نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ میری جان کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا، ڈاکو مجھے لے بھی جاتے تو چند دن مجھے خراب کر کے کسی امیر کبیر آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیتے۔ حدید میرے اس انجام سے آگاہ تھا، اس نے میری عزت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی۔ ڈاکو نے کہا بھی تھا کہ لڑکیاں ہمیں دے دو اور چلے جاؤ۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں پاک باز لڑکی نہیں، مگر اس نے مجھے امانت سمجھا۔ لڑکی نے کہا، تم اس کے لیے جذباتی ہو گئی ہو۔ لوزینا نے جواب دیا، ہاں، میں جذبات کا اظہار ہرمن کے آگے نہیں کر سکتی تھی، اپنا دل تمہارے آگے رکھ سکتی تھی۔ تم میری سہیلی ہو اور عورت کا دل رکھتی ہو۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم ایک خوبصورت خنجر اور میٹھا زہر ہیں۔ ہمارا جسم مرد کی تفریح اور فریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے یہ باتیں پہلے کبھی نہیں سوچی تھی، اپنے وجود کو جذبات سے خالی سمجھا تھا، مگر اس آدمی کے جسم کو میں نے اپنے جسم کے ساتھ لگایا تو میرے وجود میں وہ سارے جذبات بیدار ہو گئے جو میں سمجھتی تھی مجھ میں نہیں ہیں۔ میں ایک ہی بار ماں، بہن، بیٹی اور کسی کو چاہنے والی لڑکی بن گئی۔ یہ شاید اس کا اثر تھا کہ اپنے آپ کو میں بادشاہوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والی شہزادی سمجھتی تھی۔ مجھ پر اتنی تخریب کاری ڈالی گئی ہے کہ جابر حکمرانوں کو بھی انگلیوں پر نچا سکتی ہوں، مگر ڈاکوؤں نے مجھے بکنے والی چیز بنا دیا۔ مجھے اس سطح پر لے آئے جہاں مجھ جیسی لڑکیاں ہر رات نئے گاہک کے ہاتھ فروخت ہوتی ہیں یا کسی مسلمان امیر یا حاکم کے ہاتھ فروخت ہو کر اس کے حرم کی لونڈیاں بن جاتی ہیں۔ اس آدمی نے جس کا نام حدید ہے مجھے اس سطح سے اوپر اٹھا لیا۔ اس سے پہلے میں اس کی قیدی تھی۔ اس نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے تفریح کا ذریعہ بناتا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے نظر انداز کیا، پھر اس نے جب میری عزت کو بچانے کے لیے اپنا جسم کٹوا لیا تو میں نے بے قابو ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سطح کی لڑکی بن گئی جس سے مجھے گرا دیا گیا ہے۔ مجھے صلاح الدین ایوبی کی بات یاد آ گئی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم کسی باعزت آدمی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے دل میں کہا تھا کہ یہ مسلمان احمق ہے۔ میں اب محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے دشمن نے کتنی عظیم بات کہی تھی۔ میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ میں اب جاسوسی نہیں کروں گی۔ میرے دماغ میں بچپن سے جو سبق ڈالے گئے تھے، وہ صحرا کی خوفناک رات نے، ڈاکوؤں کے خطرے نے اور حدید کے جسم کی حرارت اور اس کے خون کی بو نے زائل کر دیے ہیں۔ تم اتنی لمبی بات نہ کرتی تو بھی میں جان گئی تھی کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو، اس کی سہیلی نے کہا، لیکن میں حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ اسے چلے جانا ہے، تم اس کے ساتھ نہیں جا سکو گی۔ وہ اگر یہاں تکلیف میں ہے تو حکم ہے کہ تم اسے نہیں مل سکتی۔ اگر پکڑی گئیں تو اپنے ساتھ اسے بھی مرواؤ گی۔ لوزینا نے منت کی، تو تم میری مدد کرو، یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے صرف یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور تندرستی کی حالت میں چلا گیا ہے تو میرے دل کو چین آ جائے گا۔ سہیلی نے کہا، ہاں، میں یہ کام کر سکتی ہوں، تم کمرے میں چلی جاؤ۔ لوزینا کمرے میں چلی گئی اور اس کی سہیلی کسی اور طرف نکل گئی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔